नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, कहावत है कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो कुछ अडानी के केस में ऐसा भी हो सकता है। एक बड़े आदमी को गिराने के लिए नाथन एंडरसन ने अपनी चाल चली हो। बहुत सारी कंट्री ये इसको पचा नहीं पा रही हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से क्यों ग्रो कर रही है। जहाँ एक तरह जीडीपी ज़्यादातर G7 देशों की 2.5 तक नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ इंडिया 6% से कैसे ग्रो कर सकती है। ये भी एक चाल हो सकती है, क्योंकि लव एंड वार में सब कुछ जायज होता है, खुली लड़ाई होती है, किसी भी तरीके से गिराया जा सकता है। इतिहास गवाह है। मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से अमेरिका ने चाल खेल के हमारे स्पेस मिशन को 20 साल पीछे धकेल दिया था और हम उस बहकावे में आ जाते हैं। हिंडनबर्ग ने जो सवाल दागे हैं, 88 सवाल दागे हैं, हमने उस पर वीडियो बनाई थी। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसलिए हमने ये भी एक संभावना जताई कि क्या पता ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि एक बड़ी कंपनी को, एक बड़े आदमी को गिराने के लिए हिंडनबर्ग ने ये चाल तो नहीं चली है। नाथन एंडरसन का इतिहास रहा है कि उन्होंने पहले भी बड़ी कंपनियों को गिराया है और अब फिर सवाल दागे हैं। कंपनियों की इमेज खराब करके शेयर मार्केट गिर जाता है। शॉर्ट सेलर है, कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने के लिए चाल चली जा सकती है। मैं बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, आपको ध्यान होगा, क्योंकि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। ये कहावत है इंडिया में बहुत बड़ी। तो सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ भी हमें देखना होगा। हमने पहली वीडियो ये बनाई थी, इसमें मैंने पूरा चिट्ठा खोला था, अडानी का क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, अगर वो सच हुए उसके साथ संभावना भी जताई थी। ये सिक्के के दूसरे पहलू पे भी हमें देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाकर मार्केट को गिरा दिया जाता है। शेयर मार्केट जो होता है दोस्तों, बहुत ही वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स पे काम करता है। किसी के खिलाफ एक खबर आ जाती है, एक न्यूज़ आ जाती है, कलेप्स कर जाता है पूरा मार्केट, पूरे शेयर डूब जाते हैं। उसी तरीके से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट ऊपर भग जाता है। इसका बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं। कहाँ गिराने के पीछे जो कहानी हो सकती है वो आपको आज मैं बताना चाहता हूं। हालांकि 88 सवाल जो नाथन एंडरसन ने दागे थे उसका जवाब अडानी ने दे दिया है, और 65 सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है हम ये जवाब मीडिया में दे चुके हैं। जब हम पब्लिक इशू लाते हैं तब हमें अपना पूरा डिटेल देनी होती है, जो भी हमारी अच्छाई हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उसमें ये सब जवाब हम दे चुके हैं, इसलिए हम आपको ये जवाब नहीं देंगे। उन्होंने अडानी ने ये भी कहा कि ये इंडिया की ग्रोथ रोकने के लिए चाल है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। उस पे नाथन एंडरसन का दोबारा जवाब आया कि आप राष्ट्रवाद के पीछे अपने काली करतूतों को छुपा रहे हैं। तो अब ये बंदा जो है नाथन एंडरसन जो है, जिसकी कुछ औकात नहीं है, 5 लोगों की कंपनी लेके एक ऑडिट फर्म बना दी है, एक रिसर्च फर्म बना दी है, और किसी के भी काले चिट्ठे खोलता है और उस कंपनी के शेयर गिरा देता है और शॉर्ट सेलिंग करके बहुत मोटा मुनाफा कमा देता है। यही कंपनी की इनकम का सोर्स है, यही कंपनी की इनकम का जरिया है। मैं बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है आगे। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बाकी कंट्री उसके कहीं आसपास भी नहीं है। इसलिए ये इस आदमी के पीछे ये भी हाथ हो सकता है। तो हमें बड़े समझदारी से काम लेना होगा, अपनों पर विश्वास करना होगा। बेशक अडानी ने वो पैसा सेंटीमेंट से बढ़ाया है, शेयर मार्केट तो है ही सेंटीमेंट्स का नाम, किसी की अच्छी खबर आती है उसमें सब इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी तरीके से अडानी ने किया है, अडानी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया और वो ग्रो होता चला गया। उसमें अडानी की गलती कहाँ है? अगर ओवर वैल्यूएशन हो रही है, अगर उसे लोन देने को बैंक राजी हैं, तो बैंक कोई आंख बंद करके लोन तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो चेक करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जाती हैं। दुनिया की तमाम क्रेडिट रिपोर्ट हैं जो समय समय पे हर कंपनी के लिए अपना रेटिंग देती रहती हैं। वो सबके होने के बावजूद इस छोटे से आदमी पे, जिसकी कुछ औकात नहीं है, 5 लोगों की कंपनी बना रखी है, उस आदमी पे हम भरोसा करें? इस नज़रिए से भी हमें सोचना होगा, क्योंकि दोस्तों ये पहले भी होता आया है। इस फोटो को देखते हैं आप, ये हैं एस नंबी नारायण।
जिनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी करके यूएस ने कॉन्स्पिरेसी करके देश को 20 साल पीछे धकेल दिया था, 20 साल पीछे धकेल दिया था। ये क्रायोजेनिक इंजन जो हमने रसिया से खरीदा था, उसके जैसा इंजन इन्होंने डेवलप कर दिया था। लेकिन अगर उस समय में हमने 94 में इंजन डेवलप कर दिया होता तो हमारा स्पेस मिशन जो है बहुत तेज़ी से जब भी आगे बढ़ गया होता। ये जाके हमें 2014 में हम लोग ये कर पाए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थी। और इस बंदे को पहले आरोप लगा के, जासूसी के आरोप लगा के इस बंदे को जेल में डाल दिया गया। कुछ ही पैसा दे के लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है और लोग उस पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि हमें भी वो सच लगते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इन्हें बाइज्जत बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इनके खिलाफ जांच पूरी हुई और बाइज्जत बरी किया। उसके बाद हमारे क्रायोजेनिक इंजन को बल मिला। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी जब कोई बड़ा आदमी चलता है, कोई ग्रो करता है, तो बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस नज़रिए से भी हमको सोचना होगा। इसलिए हम ना पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं। ना अडानी ने हमें कोई इस वीडियो को बनाने के लिए पैसा दिया है, किसी के बहकावे में आके ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के खिलाफ भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक षड्यंत्र हो सकता है, उसको रोकने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से नंबी नारायण के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था और हमारे स्पेस मिशन को पूरा तहस नहस कर दिया गया था, 20 साल हम पीछे हो गए, उसी तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। दोस्तों, आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं इंडिया में, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, सेबी है, एसबीआई है, रेटिंग एजेंसी हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी जो ठेकेदार एजेंसियां हैं, मूडीज़ है, फिच हो गई, क्रेडिट स्विस हो गई, ये सब क्या आंख बंद करे बैठी हैं? जो हम इस टटपुंजिया आदमी पे विश्वास करें, जो हम इस टटपुंजी बंदे पे विश्वास करें जिसका काम पैसा कमाना है, दूसरे को गिरा के उसकी संपत्ति हथियाना है, तो ये एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है। नाथन एंडरसन का काला चिट्ठा भी खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने पहले भी कई बड़ी कंपनियों को डुबोया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है निकोला मोटर्स का। लेकिन निकोला मोटर्स के खिलाफ जब उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी तो उसके 94% तक शेयर गिर गए थे। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं निकोला मोटर की कमियां भी थीं, क्योंकि निकोला मोटर्स ने उस टाइम तक 3 साल तक एक भी ट्रक नहीं बनाया था, तो उनको दबना पड़ा था। उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया था। 4 एलिगेशन उन्होंने लगाए थे, नाथन एंडरसन ने लगाए थे, तो उन्हें वो दबना भी पड़ा था। और इनके खिलाफ शॉर्ट सेलिंग का, इस तरीके का आरोप लगाकर कंपनियों के शेयर गिराना और उससे प्रॉफिट कमाना। तो किस तरीके से होता है शॉर्ट सेलिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक वीडियो मैंने अलग से भी इसकी बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में शॉर्ट सेलिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ब्रोकर होते हैं, वो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी होती नहीं है, हम उसे बेच डालते हैं, अच्छे रेट में वो बेच डालते हैं। उसके बाद उस प्रॉपर्टी में कमी निकाल के, जिसे बेचनी भी नहीं है, उसके ऊपर भी प्रेशर बना के उसे वो बेचने पे मजबूर करते हैं, और फिर हम वो प्रॉपर्टी खरीद के उसकी नाम रजिस्ट्री करा देते हैं। इस तरीके के बिहेवियर को, इस तरीके के सिस्टम को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसी तरीके का सिस्टम होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जनरल जो ट्रेडिंग होती है, जो कन्वेंशनल ट्रेडिंग होती है, उसमें जब मार्केट बढ़ता है, ज़्यादातर लोग जब पैसा कमाते हैं, उसमें हम पहले शेयर खरीदते हैं और फिर मार्केट के बढ़ने का इंतजार करते हैं, समय देते हैं, और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। और सेल करके अगर शेयर का रेट बढ़ गया तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, गिर गया तो हमें नुकसान हो जाता है, जनरल जो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें हमारे पास शेयर्स नहीं होते हैं, हम फिर भी उसे बेच डालते हैं। ब्रोकर के थ्रू हम उधार लेते हैं कहीं से शेयर्स और उसको बेच डालते हैं मार्केट रेट पे। मान लिया आज 100 रुपये का कोई शेयर चल रहा है और 100 शेयर हमने लिए, एक शेयर से ही बात करते हैं, एक से आसानी से समझ में आएगा। एक शेयर हमारे उधार लिया और हमने वो शेयर बेच दिया।
हमारे पास है नहीं, किसी और का है, उधार लिया और बेच दिया और उससे कहा कि हम इंटरेस्ट पे ले रहे हैं और 2 दिन में या 4 दिन में जो भी टेन्योर हम देंगे उसका हम आपको इंटरेस्ट देंगे, या 2 महीने में हम मंथली इंटरेस्ट होगा तो 2 महीने में हम आपको इसका इंटरेस्ट दे देंगे। एक फ़ीस होती है, ब्रोकर को फीस देके वो शेयर हमें फिर वापस करने होते हैं, लेकिन उसी समय में करने होते हैं जितना टेन्योर हमने लिया है, जितना समय हमने डील के लिए लिया है। अब हमने किसी और के शेयर बेच डाले, मान लिया 100 रुपये में कोई शेयर बेच डाला। अब हो क्या रहा है कि 100 रुपये हमारे पास आ गए, अब हमें वो शेयर खरीदने हैं। खरीदने के लिए अब हम मार्केट का इंतजार करते हैं, मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। जब गिरेगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। मान लो वो महंगा हो गया, लेकिन मुझे तो देना है, क्योंकि अगर नहीं दूंगा खरीद के तो होगा क्या, ब्रोकर मेरा डीमैट अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है और बहुत सारे अदर चार्जेस भी लग सकते हैं। इसलिए अब मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं अब उस शेयर को खरीदूंगा ही। ज़्यादा होता है तो मुझे लॉस होगा। 100 रुपये से ऊपर अगर उसका रेट चला गया, 100 रुपये से नीचे मान लो उसके खिलाफ मैंने कोई सेंटिमेंट्स इस तरीके का यूज़ किया, इस तरीके का कॉन्स्पिरेसी यूज़ की कि मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण पूरा मार्केट ही कलेप्स हो गया। अब वो शेयर मान लो 50 रुपये का हो गया। अब 50 रुपये का खरीदा मैंने और उसे वापस कर दिया, तो मुझे फ़ायदा कितने का हुआ, मैंने बेचा कितने का था, 100 रुपये का। अब बाद में ख़रीदा 50 रुपये का और उसे वापस कर दिया। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। डिटेल वीडियो मैंने शॉर्ट सेलिंग पे एक बना रखी है, तो आपको मैं अलग से इसको लिंक दे दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ हुआ क्या है। ये हैं निकोला मोटर्स के ओनर ट्रीवो मिल्टन। इन्होंने माना था, ठीक है हमारी गलती है, उसमें जो 4 एलिगेशन लगाए गए थे 3 में ये सही पाए गए थे, इसलिए इनके शेयर्स धड़ाम हो गए थे। उसमें भी नाथन एंडरसन ने बहुत मोटा पैसा कमाया था, क्योंकि 94% तक शेयर गिर गए थे। उससे पहले वो उसको सेल कर चुके थे। अब 94% प्रॉफिट किसी शेयर पे आ जाए तो बहुत मोटी इनकम होती है। यही इनकी मैकेनिज्म है। इसी तरीके से ये किसी के शेयर बेचते हैं उधार लेके और उसके बाद उस कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या उस कंपनी का काला चिट्ठा खोलते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण मार्केट कलेप्स हो जाता है, उसके शेयर नीचे आ जाते हैं। जितना नीचे शेयर आएंगे उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग का एग्जांपल बताया, क्योंकि ये बंदा है शॉर्ट सेलर, इन्हीं कामों में ये काम करता है। अडानी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का पूरी तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सेलेक्टिव हैं, इन पे सच्चाई कम है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन इनमें दी गई है और 65 सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। कहा है हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये जवाब दे चुके हैं। तो अब हो क्या रहा है, उसके बाद नाथन एंडरसन का फिर से एक जवाब आता है, राष्ट्रवाद के पीछे वो छिप रहे हैं। दोस्तों आप मान के चलिए, सोचिए कि कोई बड़ा आदमी है, रेपुटेड आदमी है, आप उस पर आरोप लगा दो तो वो तो आपके कामों में ही लग जाएगा, इलझ जाएगा। आपकी औकात कुछ ना हो और वो आपसे इलझ रहा है तो आपका कद बढ़ रहा है ना। तो इसलिए उस आदमी को चुप रहने में ही फ़ायदा होता है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, आंदोलन जब होते थे अन्ना जी के, तो उस समय बड़े बड़े आरोप लगाए जाते थे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, संजय सिंह द्वारा कि शीला दीक्षित चोर हैं, मोदी जी चोर हैं, और इस तरीके के पॉलिटिकल बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे। हम लोकपाल लाएंगे, सारे नेताओं को जेल में भिजवा देंगे, सबके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। तो उससे क्या हुआ, उनको जवाब दिया गया तो उनका कद बढ़ा तो आज वो 2 स्टेट में अपनी सरकार चला रहे हैं। सब बिजनेस है। तो ये सोच समझ के हमें डिसीजन लेना होगा, हर किसी की बातों का जवाब नहीं देना होता। तो अडानी ने कहा है इस पे कि हम आपको अब जवाब नहीं देंगे। दुनिया में जो बड़ी एजेंसियां हैं वो हमारा ऑडिट कर सकती हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। यही सही मैकेनिज्म होता है, हर किसी की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। तो ये अडानी के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं। ऐसे में जब कोई आरोप लगा देता है तो सपोर्ट कौन करे, तो सपोर्ट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। जबकि अडानी चारों तरफ से घिर चुके हैं। कल तक वो 11वां पायदान पे आ गए थे, 3rd से 11वें पे आ गए थे। बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, $67 बिलियन का के करीब उनकी वर्थ कम हो चुकी है। और हिंडनबर्ग रिसर्च के इतने सारे सवाल हैं, तो उनको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि
ये काम ऑडिट फर्म का है, जो बड़ी बड़ी दुनिया की एजेंसी हैं, जो ठेकेदार बनती हैं फाइनेंस में अपना वर्चस्व रखे हुए हैं। मूडी हुई, फिच हुई, क्रेडिट स्विच हुई और भी बहुत सारे। उन्होंने हालांकि अडानी के ऊपर उनकी तरफ से भी कुछ रेटिंग कम करने का आरोप आया है। होता क्या है, जब दूसरा कोई आरोप लगा देता है तो ये एजेंसियां भी एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट खंगाले जाएंगे, जब चीज़ें ऑडिट होंगी, तो उसके बाद ही हम किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। सेंटीमेंट्स पे अगर ये एजेंसियां चलने लगेंगी तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कमर तोड़ के रखती है अदानी ग्रुप की इन बातों ने। तो हमें सोचना होगा, कहीं ना कहीं जनता का पैसा भी उनके साथ लगा हुआ है, LIC का पैसा लगा हुआ है, SBI का पैसा लगा हुआ है। इन सबको बचाने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की होती है। कहीं हम गलत आरोपों के कारण एक बड़ा इंडस्ट्रीज तो नहीं खो देंगे, एक बड़ा ग्रुप के खिलाफ हम तो नहीं काम कर रहे हैं। उसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। इसको बहुत से लोगों ने समझा, अडानी के ऊपर विश्वास किया है, जिससे कि लगातार गिरते हुए मार्केट में भी उन्होंने अडानी को सपोर्ट किया। जैसे ISC आबू धाबी की जो प्रिंस की कंपनी है, उन्होंने उसमें 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। उनका जो FPO आया था वो लास्ट वाले दिन सक्सेस हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आबू धाबी की कंपनी ने 3200 करोड़ रुपए का किया। उसके अलावा सज्जन जिंदल ने, मुकेश अंबानी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसमें इन्वेस्ट किया। और भी बहुत सारे लोगों ने, बड़े लोगों ने इस FPO को सक्सेस बनाया। लेकिन अदानी की इंसानियत देखिए, आज उन्होंने वो FPO रद्द कर दिया है। हालांकि वो सक्सेस हो गया था, 100% सक्सेस हो गया था, लेकिन उन्होंने जनता का विश्वास जीतने के लिए, कि जनता ने पैसे लगाए हैं 4.5 करोड़ से 3.8 करोड़ तो जनता ने ही शेयर खरीद डाले, FPO में इन्वेस्ट कर डाले। तो उससे क्या हुआ है कि उससे आज अडानी न्यूज़ है कि अडानी ने वो FPO वापस ले लिया है। उन्होंने सोचा कि मैं जनता को नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि ऐसे समय में भी अगर लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है तो मेरे कहीं ना कहीं ड्यूटी बन जाती है कि मैं उनके पैसे को बचाऊं, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो लोगों को नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने वो FPO आज वापस ले लिया है। ये आज कुछ खबरें हैं, कुछ पॉजिटिव खबरें इस बीच भी आई। इतने बड़े तूफान के बाद भी कुछ खबरें आई, जैसे कि अडानी का FPO 100% फाइनल डे पे सब्सक्राइब हो चुका था। इकोनॉमी ग्रोथ की जो रिपोर्ट आई है, जो है वो 6 से 6.8 है, जबकि ज़्यादातर कंट्री की 3 से भी नीचे है। ये हमारा ग्रोथ रेट होने वाला है। इसी के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव साइन भी हैं बहुत सारे। आबू धाबी की कंपनी ने $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं FPO में। $400 मिलियन लगभग आप कैलकुलेट करेंगे 3200 करोड़ रुपए के करीब लोग आते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन भी थे, जिन्होंने अडानी के ऊपर अब भी भरोसा किया है। लोगों का भरोसा अब भी है इंडिया पे, लेकिन सेंटीमेंट्स के कारण लोगों को ये डर लगता है पता नहीं कितना डाउनफॉल आएगा। ये टाटा के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा गया था एक बार, धीरूभाई अंबानी के खिलाफ भी रचा गया था, जिसमें धीरूभाई अंबानी ने शॉर्ट सेलर को माकूल जवाब दिया था और उनके शेयर बढ़ गए थे, जिस कारण उन्होंने शॉर्ट सेलर को तबाह कर दिया था। तो ये चीज़ें चलती हैं बिजनेस में। तो हमें सिक्के के दोनों तरफ, हम ये नहीं कह रहे अडानी पूरी तरीके से दूध के धुले होंगे या शॉर्ट सेलर के आरोपों में सच्चाई नहीं होगी। हमें बैलेंस बनाना होगा, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण जो देश का नुकसान हो रहा है, जो जनता का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें बैलेंस बना के दोनों साइड देखना होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बजट आने के बाद कल बहुत तेज़ी से अडानी के शेयर गिरे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। ये ग्रोथ के लिए अच्छे पॉइंट नहीं हैं, इसलिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।